हे चैम्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेलोसिक सीरीज, जहां पे आज हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को खत्म कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एल्काइंस खत्म कर लिया था और ये लास्ट वीडियो है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना कोई देरी की वीडियो में आगे चलते हैं और जैसे हम लोग पहले रिएक्शन से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी को कवर करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें आज स्टार्ट करना था 58 नंबर रिएक्शन से, यहाँ से। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है। इस रिएक्शन में आपको एक रीएजेंट दिख रहा है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। क्या इस रिएक्शन का नाम आपको पता है? क्या आपने इसको कभी यूज किया है? हाँ, आपने इसको यूज किया। इसका नाम है सोडा लाइन, जिसको आपने यूज किया था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एल्केन में। जहां पे क्या करना होता था, जहां पे एक सोडियम सॉल्ट होता था कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें CONA को हटाना होता था और H लगाना होता था। अगर आपको याद है मेथड, CONA हटाओ H लगाओ, तो आप यहां से इस पूरे ग्रुप को हटाओगे, H लगा दोगे और सेम रिएक्शन है। यहाँ पे भी डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बनता है यहाँ पे? आपका सीधे सीधे बेंजीन बनता है। तो ये बेंजीन का प्रिपरेशन एक मेथड है। ठीक है, ये समझ आ गया? सिंपल रिएक्शन जैसे हमने पहले एल्केन में देखा था वही करना था। अच्छा, इस सेक्शन को एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है? तो जैसा कि मैंने बोला कि एनसीईआरटी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में एक मेथड लिखती है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, जो कि यहाँ पे हमने किया, जिसमें क्या होता है CO2 निकल जाता है, वो Na के साथ मिलकर आपका सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, वही यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये चीज़ है अपनी सोडियम, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बोलेंगे। अगर लिखा है तो कंफ्यूज मत होना ये चीज़। एक और तरीका है बेंजीन बनाने का, जो कि अभी हमने देखा था साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन में, जहाँ पे रेड हॉट कोक डालते थे 873 केल्विन में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगले रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक फिनॉल दिया हुआ है, जिंक के प्रेजेंस में उसको हीट किया गया है। तो जब भी फिनॉल को जिंक के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिंक डस्ट भी बोलते हैं, जिंक के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका बेंजीन बनता है। एकदम याद कर लो इस चीज को कि अगर मेरे को फिनॉल दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, तो मेरे को वहां से बेंजीन बना देना है। अच्छा, आगे समझ में इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो ये भी एक प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का मेथड है, जो कि सेम मैंने जो बोला कि यहाँ पे फिनॉल का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि यहाँ से O हट जाएगा और अपना H बचाएगा, जो कि बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आपका फिनॉल का रिडक्शन हो रहा है, जिंक आपका मोस्टली आपका रिड्यूस करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज कर रहे हो? हीटेड जिंक डस्ट यूज कर रहे हो यहाँ पे। अब हमें करना है 60 नंबर रिएक्शन से, और इसको करने से पहले हम लोग पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन सारी रिएक्शन के पीछे जो कंसेप्ट है वो सेम है। तो अगर हम लोग एक बार वो कंसेप्ट समझ जाए तो सारे रिएक्शन को इजीली कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी खोलते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी में यहाँ तक हमने कर लिया था। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो देखो बेंजीन तो अपना एरोमेटिक है और नॉन पोलर कंपाउंड है, ये तो सबको पता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही ऑब्वियसली। ठीक है, नेपथलीन बॉल को यूज कहाँ करते हैं आपको सबको पता है, ये आप एक बार पढ़ लेना। क्यों यूज करते हैं उसको? प्रिवेंशन ऑफ क्लोथ्स में, क्योंकि उसमें एक मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, उसका जो यूनिक स्मेल है, इसके कारण मॉथ वगैरह है, जो इंसेक्ट वगैरह वो पास नहीं आते हैं। और इसको जब बर्न करते हैं बेंजीन को, तो एक सूदी फ्लेम के थ्रू वो बर्न होता है। ये आपको ध्यान रखना, कभी स्टेटमेंट में आया तो कंफ्यूज नहीं होना, बाकी नहीं पूछे। मेन आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना था वो ये वाला पार्ट था, और नॉन पोलर होता है, ये तो पता है सबको। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेंजीन जो है तो एक एल्कीन ही। अगर आपको याद है एल्कीन के रिएक्शन, तो उसमें हमने मोस्टली एडिशन रिएक्शन करवाए थे, लेकिन बेंजीन नहीं दिखाता है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है मोस्टली, और कैसा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। इसका रीजन क्या है हम लोग पीछे देखेंगे, जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। अभी हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो मोस्टली ये सारे रिएक्शन जो अभी आप देखोगे, सारे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कुछ छोड़ के जो हम लोग एंड में देखेंगे। बाकी मोस्टली जहां भी आप इलेक्ट्रोफाइल निकाल रहे होगे, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आके दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही ये एडिशन रिएक्शन दिखाता है, एडिशन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो इन सारे रिएक्शन में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो कौन कौन से रिएक्शन हमें यहाँ देखना है? हमें यहाँ देखना है नाइट्रेशन, ठीक है, हमें यहाँ देखना है हेलोजनेशन, एक देखना है सल्फोनेशन, एक फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखना है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला। अब इसमें देखो आपको सिर्फ अगर ये पता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है, तो आप इजीली कर लोगे। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बेंजीन पे फिर उस इलेक्ट्रोफाइल को लगाना होता है। तो देखो नाइट्रेशन में जो रिएजेंट यूज होगा, मैंने सब कुछ यहाँ पे एक जगह लिख दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो नाइट्रेशन में जो रिएजेंट आपका यूज होगा, वो यूज होता है कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। आगे समझ में? तो कैसे पता करना है कि नाइट्रेशन है या नहीं है? तो अगर आपको कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में दिख रहा है, तो मतलब नाइट्रेशन करवाना है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। इलेक्ट्रोफाइल में प्लस चार्ज आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, एक एक्सप्लेन इसका, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। हेलोजनेशन में क्या दिखेगा आपको? ऑब्वियसली हेलोजन तो दिखेगा ही, जैसे यहाँ कोई भी H2 हो सकता है, जिसमें Cl हो सकता है, Br हो सकता है। और किसके प्रेजेंस में दिखेगा? एक ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में दिखेगा। ठीक है, ल्यूइस एसिड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कभी मान लो पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हेलोजनेशन, तो उसमें जो आपके ल्यूइस एसिड है उसको आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे FeX3, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मान लो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ऐसा लिखा हो सकता है। ठीक है, या फिर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 भी लिखा हो सकता है। सब आपका क्या कराएंगे? हेलोजनेशन करवाएंगे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? X+ बनता है, मतलब जो भी हेलोजन होगा। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो X है वो आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अगर Cl2 लिखा है तो Cl+ निकालना है, Br2 लिखा है तो Br+ निकालना है। इस पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है कि इधर क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आते हैं सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन कब कराओगे? जब आपको ओलियम दिख जाए, H2S2O7 दिख जाए, तब आपको सल्फोनेशन करवाना पड़ता है। और सल्फोनेशन में क्या निकलता है? आपका SO3 निकलता है।
इलेक्ट्रोफाइल। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ है इलेक्ट्रोफाइल में, तो यहाँ पे SO3 में एक प्लस चार्ज नहीं देखने को मिलता है। ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, जहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए सल्फर में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, लेकिन बाकी सारे में क्या करते हो, जहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है उसी को ऐड करवा देते हो सीधे सीधे बेंजीन पे। लेकिन इस केस में है तो इलेक्ट्रोफाइल SO3, लेकिन जब ऐड होगा तो वहाँ पे आपको ऐड होने के बाद SO3H दिखता है। तो ये आप अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या दिखने को मिलेगा आपको रिएजेंट दिखेगा। एक तो बेंजीन के साथ आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है R+, ठीक है, R+, ये ध्यान रखना है। मतलब जो भी यहाँ पे R ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप, उसको आपको निकाल लेना है, वही आपका फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल है। और ध्यान रखना है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराओगे, स्टेबल कराने के बाद ऐड कराओगे। उसके बाद फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में देखोगे तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो RCO+ होता है। इतना याद कर लो एक बार, ये आपको याद हो जाए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अब एक एक रिएक्शन को देखते जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। पहला आपको दिख रहा है रिएक्शन, बेंजीन है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। मैंने बोला था जब भी आपको ये रिएजेंट दिख जाए, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो बनता है NO2+। क्या बनता है, NO2+। तो आपको क्या करना, क्या है, कुछ नहीं, बेंजीन पे सीधे सीधे NO2 को जोड़ देना है, तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया NO2। आगे समझ में। तो एक बार नाइट्रेशन को देख लेते हैं NCERT से। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, देखो बेंजीन में ऐड किया तो वही आपका ऐड हो गया, सिंपल। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे HNO3 है और H2SO4 है, तो यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट, क्योंकि NCERT ने बताया हुआ है, नहीं बताया, आगे बताया, ठीक है। आगे जब देखेंगे तो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ कि H2SO4 से ये जो H+ है वो निकलता है, OH के साथ मिलके ये H2O बन के निकल जाता है बाहर और आपका NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। H यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, HSO4 नेगेटिव बचा। ये जो H निकला था वो HNO3 का OH लेके निकल जाता है, H2 बना लेता है और फाइनली आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन, मतलब H2SO4 हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल बनाने में, कैसे, H+ देके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। चलते हैं फिर अगले रिएक्शन में। अगला रिएक्शन आपको दिख रहा है, बेंजीन किसके प्रेजेंस में है, Cl2 के प्रेजेंस में है, और रिएजेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 FePr। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो X+ बनता है और वो X आप यहाँ से उठाते हो, यहाँ का X नहीं देखते हो आप, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, सीधे बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। आगे समझ में, इजी। अगला रिएक्शन पे आते हैं, बेंजीन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओलियम दिख रहा है। ओलियम क्या होता है, H2S2O7 होता है। तो मैंने बोला था अगर आपको ये दिख जाए तो आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है SO3, पर ऐड क्या करना है, ऐड करना है SO3H, ठीक है। उसकी जगह आपको एक और चीज देखने को मिल सकता है, अगर ये लिखा है फ्यूमिंग H2SO4 तब भी आपको सेम चीज करनी है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 बनाना है लेकिन ऐड करना है SO3H, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा बेंजीन पे SO3H लगा हुआ आपको दिखेगा। इन दोनों रिएक्शन को NCERT से देख लेते हैं पहले एक बार। हेलोजेनेशन में मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे जो भी चीज दिख रही है वो क्या है, लिविस एसिड है। तो अगर कभी पूछ ले कि हेलोजेनेशन में इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं एज ए रीएजेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी उसमें से लिविस एसिड होगा वो आप आंसर दोगे। अच्छा, सल्फोनेशन में रीएजेंट क्या होता है, ओलियम होता है। फॉर्मूला आपको पता है H2SO7, उसके जगह आपको ये भी देखने को मिल सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H2SO4 + SO3 देखने को मिल सकता है। ये सारे सेम ही चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे न्यूट्रल होता है जो कि SO3 बनता है, लेकिन ऐड हम लोग क्या करते हैं, SO3H करते हैं, मैंने लिख के बताया है यहाँ पे। और यहाँ पे बनता क्या है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम याद रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, मान लो ऑप्शन में नाम दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन। तो अगला रिएक्शन आपका ये है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है H2SO4 और ब्रैकेट में SO3। तो ये है क्या, ओलियम को ही तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ और नहीं है। तो इसमें भी आपको सेम चीज करना है, बेंजीन पे SO3H जोड़ देना है, तो सेम प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब आते हैं हम लोग 64 नंबर रिएक्शन में। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन, एक दिख रहा है आपको एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे रिएजेंट दिख रहा है एनहाइड्रस AlCl3। मैंने क्या बोलता, अगर एल्काइल हैलाइड दिख जाए और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो R+ बनता है, मतलब कि Cl हटाने के बाद जो बचा वो आपका रेडिकल बनता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप वो करवाते हुए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे और उसके बाद जो प्लस वाला पार्ट होगा उससे आप बेंजीन पे जोड़ोगे। जैसे यहाँ पे तो आपका सिंपल है, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका सीधे बेंजीन पे CH3 जोड़ दोगे और इसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। आगे समझ में। अब आते हैं अगले रिएक्शन में 65। इसमें आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन है, C2H5Cl है, एनहाइड्रस AlCl3। क्या करोगे, अपना कार्बोकेटाइन बनाओगे। क्या बनेगा यहाँ पे, C2H5Cl, मतलब कि अगर इसको खोल के लिखूँ तो एक कार्बन यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन थे ना, तो मैंने H को रिप्रेजेंट नहीं किया, बाकी मैंने बना दिया। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराओगे क्या, नहीं कराओगे, क्यों, क्योंकि 2 ही कार्बन है, दोनों तरफ करोगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है आपको, तो सीधे जोड़ दोगे तो इसमें आपका सीधे आपका ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, हमेशा प्लस वाले से जोड़ना है मोस्ट स्टेबल बनाने के बाद, तो ये आपका ऐसा कुछ बनता है। मतलब यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन पे, तो इसको देख लेते हैं NCERT से एक बार। सिंपल चीज, CH3 यहाँ पे लगा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, इसको टॉल्विन बोलेंगे, इसको इथाइल बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। करना क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करना है, रीअरेंजमेंट अगर है तो बनाएंगे। और इसी का एक एग्जांपल NCERT ने यहाँ पे पूछा हुआ है, उसको मैंने शायद लिखा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, मैंने लिखा हुआ है। तो
देख लो इसको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें आपको क्या दिख रहा है C3H7Cl मतलब कि प्रोपाइल क्लोराइड देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं बनाता हूँ कार्बोकेटाइन तो क्या बन रहा है आपका 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ पे आप बनाओगे क्योंकि यहीं से Cl निकल रहा है पहले, तो मतलब Cl जहाँ से निकलेगा पहले तो वहाँ कार्बोकेटाइन आपको बनाना है, इतना तो आपको कंफर्म है। जैसे Cl यहाँ पे लगा हुआ था तो Cl यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन गया, तो आपका पहले तो ये बना। अब आपको देखना है क्या इसको रीअरेंज करा के स्टेबल कार्बोकेटाइन तक पहुंचा सकता हूँ। तो हाँ मेरे को दिख रहा है ये 1 डिग्री यहाँ पे अगर मैं ले गया तो 2 डिग्री बन जाएगा, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लोगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोलता है जहां पे प्लस साइन दिख रहा है उससे आप बेंजीन रिंग में जोड़ोगे उस कार्बन से, तो आपका बेंजीन ऐसा था कुछ। अब आप क्या करोगे इस कार्बन से इसको जोड़ोगे तो आपका जो देखने में आएगा आंसर जो आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा C। और अगर आप सीधे इसको जोड़ देते तब आंसर ये नहीं आता, तब आंसर आपका कुछ ऐसा आता, ये देखो, तब आंसर आपका कुछ C इस कार्बन जुड़ता। तो ये दोनों आंसर अलग हो गए, ऐसा समझ में। और वही यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है कि अगर मैं बेंजीन को 1 क्लोरोप्रोपेन से ट्रीट करवाता हूँ तो N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता है, N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता है, मेरा बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो क्यों बनता है मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हुए आंसर निकालने के लिए बोला था, आया समझ में। तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस रिएक्शन को बोलते क्या है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे 67 पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको एसाइल हैलाइड दिख रहा है। तो एसाइल हैलाइड क्या होता है, देखो इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो ऐसा कुछ आएगा CH3C+O तो मैंने क्या बोला Cl हटाने के बाद जो बचेगा वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो यहाँ पे इसको हटाओगे तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, जहाँ पे प्लस साइन है उसे आप सीधे से जोड़ दोगे तो आपका सीधे क्या बन जाएगा, बेंजीन ये रहा और यहाँ पे इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो ये आपका बन गया। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसेटोफिनॉल। अब आते हैं हम लोग इस रिएक्शन पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, इसको खोल के लिखो स्ट्रक्चर को। तो ये आपका सबसे पहले तो एक एनाहाइड्राइड है, खोल के लिखोगे तो कैसा दिखेगा CH3C+O क्योंकि देखने को देख पा रहे हो आप यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये 2 बार है, मतलब कि और वो किससे जुड़ा है, O से जुड़ा हुआ है, तो C+O CH3। इस केस में भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे। क्या बनाओगे, मैंने बोला था आपको हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनाना है R C+O+। ठीक है, तो आप ये बॉन्ड तोड़ो यहाँ से, आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बन जाएगा। आगे समझ में। और फिर आप इसको जोड़ दोगे बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग पे आप इसको जोड़ दोगे, तो जैसे वहाँ पे जोड़ता वैसे ही जोड़ दोगे, आपका आंसर फिर से सेम ही आएगा। ये आया, ये आपका आया आंसर। अब ये पार्ट तो आपने जोड़ दिया बेंजीन में, बचा हुआ पार्ट क्या है, CH3C+O। अब ये जो है क्या ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है एसिड है, तो वो एसिड कैसे बनता है, यहाँ पे देखो जब आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जोड़ते हो बेंजीन में तो यहाँ से H+ निकलता है, तभी तो जगह खाली होगा, तो H+ जाके इससे जुड़ेगा और ये बना लेगा एसिड CH3COOH और ये बन गया आपका इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, इथेनॉइक एसिड और ये आपका एसिटोफिनॉल। आया समझ में। इस तरीके से आपको करना है, तो चाहे एसिटाइल क्लोराइड दिया हो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हो, आप इलेक्ट्रोफाइल RCO+ बनाओगे, उसको जोड़ दोगे बेंजीन रिंग पे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन सारे हो गए। अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर रिएक्शन, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेंजीन है और Cl2 एक्सेस में लिया हुआ है, या तो 6Cl2 लिख के दे दे या तो एक्सेस में लिखा हो, और यहाँ पे रिएजेंट अपना वही है एनहाइड्रस AlCl दे दे। तो अगर ये नॉर्मल होता एक्सेस में नहीं होता तो क्या करते, मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है आपका X+, तो सीधे बेंजीन पे आप X जोड़ देते। ठीक है, एक Cl। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने H है बेंजीन में सारे रिप्लेस हो जाएंगे Cl से, तो आपका कुछ ऐसा बनता है, तो बेंजीन ही रहेगा। और जहाँ आपका एक लगना चाहिए था Cl, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में तो सारे Cl H+ को रिप्लेस करके लग जाएंगे, तो ये आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका अगर इसका फॉर्मुला लिखोगे तो जहाँ पे फॉर्मुला होता है C6H6, लेकिन H को रिप्लेस कर दिया Cl ने तो C6Cl6 हो गया। और इसका नाम होता है अपना, देखो एनसीईआरटी में लिखा है, इसका नाम होता है अपना हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम याद रखो। अगर कहीं ऑप्शन में सीधे सीधे ये दे देंगे, एनटी ऐसे ही खेल रही है, आपको स्ट्रक्चर आपको आता है बनाने, आप बार बना के याद हो जाता है आपको, लेकिन वो नाम पूछ लेती है, आप नाम देख के नहीं जाते हो एनसीईआरटी से। अगर आपको IPC आता है तब तो ठीक है, नहीं कभी कभी आपको नाम डायरेक्टली याद, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम रहता है। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका नाम होता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन बता दिया कि अगर एक्सेस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो ये ऐसा होता है क्योंकि सारे हाइड्रोजन आइटम्स को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग 2 रिएक्शन जो लास्ट में बचे हैं उसको देख लेते हैं, और ध्यान आपको ये देना है कि अभी तक जितने रिएक्शन आपने देखे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, और ये लास्ट के 2 रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा देखिए आपको याद आना चाहिए कि बेंजीन में अगर H2 दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हीट, तो आपको याद अरे ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये तो मैंने किया था एल्केन में, जहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन हम लोग लगाते थे। तो ऑब्वियसली वही सेम रिएक्शन है, क्योंकि निकल कैटलिस्ट है उसमें आपका हाइड्रोजनेशन ही होता है। तो आप यहाँ सारे के सारे पाई बॉन्ड्स तोड़ दोगे और आपका यहाँ बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे क्योंकि H2 हर एक पाई बॉन्ड पे जुड़ के आपका बना लेगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आगे समझ में ये चीज। तो यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, और ये करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हीट दिया हुआ है। अब 71 नंबर रिएक्शन देखते हैं, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है और यहाँ पे UV लाइट दिया हुआ है, मतलब हाई टेम्परेचर वगैरह है। इस केस में भी आपने हाई एक्सट्रीम कंडीशन दिए हुए, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन होगा, जबकि बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सेम वही चीज जहाँ पे आप पहले H2 से रिप्लेस कर रहे थे, वैसे यहाँ पे सारे के सारे पाई बॉन्ड्स को तोड़ोगे और Cl से रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका सेम यही बनेगा, बस हर जगह आपका Cl लग जाएगा। ठीक है,
और इसका नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसको हम लोग एक तो बोलते हैं गैमेक्सिन, ठीक है, गैमेक्सिन बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी दिखाता हूँ, और इसको बीएचसी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर गैमेक्सिन, दोनों इसी का नाम है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक बार। पहली चीज कि बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, उसके दो ही एनसीईआरटी में रिएक्शन है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसमें साइक्लोहेक्सेन बनता है, दूसरे में बीएचसी बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका नाम क्या है, गैमेक्सिन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन खत्म। अब हम लोग को सिर्फ क्या देखना है, एनसीईआरटी में जितनी भी थियरीज है वो सारी खत्म करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो पहली चीज जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है मैकेनिज्म में, वो ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। याद कर लो ये सारे स्टेप्स को, कि पूछ लेंगे इजीली, स्टेटमेंट्स में आ जाएगा आपका कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर वो अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाएगा जो कि इसमें इंटरमीडिएट है। उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ताकि वापस से वो एरोमेटिसिटी अपना गेन कर पाए। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्योंकि हमारे पास वहाँ अलग अलग केसेस थे, पहला था आपका एक हेलोजिनेशन था, एक फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन था, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन था, आपका नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था। तो सबके केस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन हेलोजिनेशन के केस में, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के केस में और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन केस में आपको दिख रहा है कि सब में लिविस एसिड यूज होता था एज एन रिएजेंट। वही जो एनहाइड्रस AlCl3 होता था जो कि लिविस एसिड था, वही इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे पूछ लेंगे कि ये जो हेलोजिनेशन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कौन करवा रहा है, तो जो लिविस एसिड है एनहाइड्रस AlCl3 वो जनरेट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है वो देख लेते हैं इसको एक बार। Cl है, Cl अपना जो पाई बॉन्ड है उसमें नेगेटिव अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेके निकल जाएगा AlCl3 के पास, जो कि अपना यहाँ पे रिएजेंट था एनहाइड्रस AlCl3, बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ बचेगा जो अपना बनेगा Cl+, जो कि हेलोजिनेशन के केस में अपना इलेक्ट्रोफाइल होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट अपना CH3+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है, और इस केस में आपका CH3CO+ बनता है। ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट्स ऐसे बनते हैं, और कौन बनाने में हेल्प कर रहा है, AlCl3 जो एनहाइड्रस लिविस एसिड है वो अपना हेल्प। दूसरा पॉइंट, लेकिन नाइट्रेशन केस में कौन हेल्प करता है, तो नाइट्रेशन केस में मैंने बताया था वहाँ पे H2SO4 हेल्प करता है। वही लिखा है कि NO2+ जो बनता है वो कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है नाइट्रिक एसिड में, मतलब कि नाइट्रिक एसिड का प्रोटोनेशन करवाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको ध्यान है H निकल जाता था, OH के साथ आपका ज्वाइन हो जाता था NO2 में, और फिर बाद में वो H2 बन के निकल जाता था। ठीक है, ये होता है, समझ आ गया कि मतलब नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद आपका NO2+ इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही एसिड्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ दोनों प्रेजेंट है तो कोई एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। मान लो क्लास में एक ही टॉपर है, तब तो वही शेष है, उसमें कोई और दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन अगर दो वहाँ पे टॉपर्स बैठे हैं तो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा तेज है पढ़ने में, तो उसको टॉपर बोलेंगे, दूसरा वाले को उतना कोई भाव देता नहीं है। तो ये चीज़ है। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और वही यहाँ पे प्रोटोनेशन भी करवा रहा है, तो वही H+ दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम है, आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। तो ये तो हमने देख लिया पहला स्टेप, जहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, वो कैसे कैसे अलग अलग केस में हो रहा है वो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या होता है, अपना सेकंड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कि इस केस में एरेनियम आयन होता है। उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो क्या होगा, बेंजीन से ये जो बॉन्ड है वो ऐसे टूटेगा कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आ गया। तो इसको मैं बना देता हूँ, ये हो गया अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूट के। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज पे। तो वही यहाँ पे ऐड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है। H तो यहाँ पे पहले से था, तो वही H को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ये मत सोचना कि H कहाँ से आ गया, और H यहाँ पे भी था, उसको भी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज बन गया। तो मतलब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन आपका बन गया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और पहले यहाँ पे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं था। ये जो है ये कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन अगर आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाता है तो ये आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो एरोमेटिसिटी लूज हो गई। एक पॉइंट याद रखना कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में जो एरेनियम आयन ये जो बना है, ये क्या है, एरेनियम आयन है। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें एरोमेटिसिटी जो है वो लूज हो जाती है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये देखो नॉन एरोमेटिक ये अपना कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक, अगर कोई पूछे तो इसमें एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी ध्यान रख सकते हो कि एरेनियम आयन में एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये सही स्टेटमेंट है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एरेनियम आयन कैसे स्टेबलाइज होता है। एरेनियम आयन अपने रेजोनेंस से ही स्टेबलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई और प्लस चार्ज है, तो यहाँ तो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर इसका रेजोनेंस बनाओगे ना तो देखो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इधर कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है पाई बॉन्ड का, तो यहाँ पे आप नहीं बनाओगे। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि एरेनियम आयन का स्ट्रक्चर जो है, अगर पाई बॉन्ड का बनाते हो आप, क्योंकि इसमें पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है, तो आपका ऐसा कुछ बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस पार्ट में अगर देखोगे, कंजुगेशन अगर देखोगे तो आपका पाई सिग्मा यहीं तक है। ठीक है, यहाँ पे आपका खाली है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बनाते। आगे समझ में, तो ये लिखा है मैंने कि कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है। वही पॉइंट कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर अपना लूज कर देता है, क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे रुक जाएगा।
आया समझ में? ये सिंपल, ये AR बन के आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों लूज कर देता है, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन जो है वो sp3 कार्बन तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया, अब प्रोटॉन को आपको निकालना है, क्यों? क्योंकि आपको एरोमेटिसिटी जो है वापस से उसमें रिस्टोर करवानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका H को निकालना है ताकि अपना जो पाई बॉन्ड वापस से बन पाए और एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वापस से आ पाए। तो ये जो H इलेक्ट्रोफाइल के साथ लगा हुआ था, इस पे अटैक कौन करेगा? अगर मान लो हेलोजेनेशन का केस है या फिर फ्रीडेल-क्राफ्ट का दोनों केस है, उन दोनों केस में क्या है, जो यूएस एसिड जो था वो AlCl3 से AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट होता था, तो वही वापस से अटैक करेगा और इस H+ को लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AlCl3 और HCl बन के आ जाएगा। और नाइट्रेशन के केस में HSO4 नेगेटिव जो है वो अपना H+ को लेकर निकल जाएगा H2SO4 के फॉर्म में और अपना वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। आया समझ में? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हेलोजिनेशन के केस में कौन करवाता है? आप बोलोगे AlCl4 नेगेटिव। सिमिलरली नाइट्रेशन के केस में कौन करवाता है? तो HSO4 नेगेटिव करवा। आगे समझ में? ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म भी खत्म होता है। कंबशन रिएक्शन में अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर ले, क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी आ गया तो जल्दी करने में आसानी हो सकती है। बाकी इजीली भी कंबशन का बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी की इस पैराग्राफ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो इसमें मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि देखो होता क्या है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो अगर मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दूं बेंजीन पे जो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाए, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को और बढ़ा देगा, मतलब कि वो एक्टिवेट कर देगा बेंजीन को। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हुए? जो कि अपने बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ा दे। आया समझ में? सिमिलरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे बेंजीन रिंग पे। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बढ़ाएगा? जो भी इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, मतलब कोई भी किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग पे दे। कैसे कैसे दे सकते हैं ये हमने जीओसी में पढ़ा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। प्लस एम इफेक्ट से दे सकता है, प्लस एच से दे सकता है, या प्लस आई से। प्लस एम मतलब रेजोनेंस के थ्रू, प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली अगर वो ले बेंजीन से, कैसे कैसे, माइनस एम, माइनस एच या माइनस आई से, तो वो इलेक्ट्रॉन कम कर देगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम कर देगा। ऐसा नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, कौन जल्दी करेगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, किसमें ज़्यादा होगा? तो इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है किसमें प्लस एम लगा है, किसमें माइनस एम लगा है। अब आपको याद होनी चाहिए कि कौन से ग्रुप्स प्लस एम दिखाते हैं, कौन से ग्रुप माइनस एम दिखाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? सिंपल, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। कुछ ऐसे ग्रुप्स दिख जाए जिस पे लोन पेयर है, मतलब बेंजीन पे जो ग्रुप लगा है, अगर उस ग्रुप पे लोन पेयर दिख जाए या फिर नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? उसके पास पहले से लोन पेयर ज्यादा है, तो वो डोनेट कर सकता है। जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या डोनेट करेगा? तो कौन से ग्रुप है इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का, NH2 NHR ये सब है। तो आपको पता है NH2 में लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, तो ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NHR में भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, सिमिलरली यहाँ पे भी है। OCH3 में भी है ऑक्सीजन के ऊपर। CH3 और C2H5 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आपको पता है। तो ये भी क्या है, अपने एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे याद रखना है? देखो, मान लो कि कभी भी आपको दिख जाए कि बेंजीन रिंग पे कोई ऐसे ग्रुप लगे हैं जिसमें जो एटम डायरेक्टली बेंजीन से लगा है वो एक और एटम से जुड़ा है पाई बॉन्ड के थ्रू, और जो दूसरा एटम है Y, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, तब वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसे? इसको देख लेते हैं एक बार एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है NO2 आपका एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जब आप बेंजीन में इसको लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, N डबल बॉन्ड O। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है और वो पाई बॉन्ड से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा रेजोनेंस के थ्रू। सिमिलरली CN भी है, वो भी आपका बेंजीन रिंग पे ऐसे जुड़ता है कि C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड से N के साथ जुड़ा है आपका नाइट्राइल ग्रुप, और C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को खींच। इसी तरीके से आप पता कर सकते हो। सिमिलरली एल्डिहाइड में भी वैसे ही होगा, C डबल बॉन्ड O है, COR भी वही चीज़ है, COOH भी वही है, और इस तरीके से आप पता कर सकते हो। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि मेटल डायरेक्टिंग कौन से। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप सीधे क्वेश्चन को कर लोगे बिना याद रखे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मैंने समझा दिया कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग समझा दिया, कैसे याद रखना है ये समझा दिया। अच्छा, अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मोस्टली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब आपको पता है कि बेंजीन पे 3 पोजीशन होते हैं। अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा है X, तो ये जो पोजीशन है ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका मेटा है, ये आपका पैरा है। ओम प्रकाश के तरीके से आप याद रख सकते हो। ओम प्रकाश, पहला O फिर M फिर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो आपने ये सारे ग्रुप्स देखे, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब कि अगर ये ग्रुप, ये X की जगह यहाँ पे मान लो CH3 है, तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे फाइनली, वो या तो यहाँ पे लगे, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो या तो ऑर्थो पे लगे या तो पैरा पे लगे, मेटा पे नहीं लगने देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझाने के लिए यहाँ पे OH का एग्जांपल इन्होंने लिया है। आपको पता है कि OH पे क्या है? लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर ये डोनेट करेगा, कैसे करेगा? रेजोनेंस के थ्रू करेगा। तो जब रेजोनेंस के इसके सारे स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली अटैक करने का चांस रखता है, वो ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, लेकिन मेटा पे नहीं आ रहा है। तो मेटा पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही नहीं रहा है OH के प्रेजेंस में, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के प्रेजेंस में, तो मेटा पे अटैक कहाँ से होगा? इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में?
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ मैंने लिखी है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे हाई डेंसिटी हो इलेक्ट्रॉन की, और मेटा पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं है ही नहीं, देख लो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, तो मतलब मेटा पे अटैक नहीं करेगा। और ये कौन करवाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स करवाती हैं। तो जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं जिनके पास लोन पेयर है, मैंने याद करने के लिए आपको बताया, लोन पेयर दिख जाए, नेगेटिव चार्ज दिख जाए, मतलब कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको डायरेक्ट करेंगे ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे, और दोनों ही मोस्टली मेजर बनते हैं अंटिल अनलेस कुछ केसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए और ऑर्थो आपका मेजर हो जाता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, आपका जो पैरा है वो मेजर होता है। लेकिन इस चैप्टर में आपसे दोनों ही आंसर पूछते हैं, ठीक है। तो अगर कभी एक आंसर देना पड़े तो पैरा मोस्टली आपका मेजर है, एक्सेप्शन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, उस केस में वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ऑर्थो वाला। सिमिलरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों? अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिया है, NO2 लिया है, NO2 लिया है। तो NO2 क्या है? आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा तो कहाँ कहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, ये कम कराएगा। तो देखो ऑर्थो पे कम हो रहा है, पैरा पे कम हो रहा है, ऑर्थो पे कम हो रहा है, लेकिन मेटा पे ऑर्थो और पैरा के पोजीशन में कम हुआ ही नहीं। मतलब देखो ऑर्थो पैरा पे कम हो गया लेकिन मेटा पे अभी भी उतना ही है। तो अगर पहले जितना ही है और ऑर्थो पैरा पे कम हो गया तो अब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि मेटा पे बढ़ गया है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में वो मेटा पे अटैक करता है, ना कि ऑर्थो पैरा पे। आया समझ में? ये चीज़ ध्यान रखनी कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहले तो पता होना चाहिए एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो अगर कंपैरिजन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बीच में है तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के केस में ज़्यादा होगा, पहला चीज़। दूसरा, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स अगर हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो उसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट दोगे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगा के दोगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के केस में मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं मैंने समझा दिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आते हैं क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, उनमें जो डोमिनेंट है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन स्टिल वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। समझ में क्या है? मैंने क्या समझाया था आपको अभी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आपके मेटा डायरेक्टिंग। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ही एक एग्जांपल आता है आपका हेलोजन का। क्यों? क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन हेलोजन फिर भी जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो हेलोजेंस है वो दो इफेक्ट दिखाता है। एक तो माइनस आई इफेक्ट, जिसके केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और एक और इफेक्ट क्या दिखाता है, उसके पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर के थ्रू डोनेट भी कर सकता है। तो लोन पेयर डोनेट जो करेगा रेजोनेंस के थ्रू, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे एज कम्पेयर टू मेटा ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वो भले ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक को कम करेगा, लेकिन स्टिल अगर करवाना पड़ ही गया हमें तब भी जो ग्रुप है वो हम लोग ऑर्थो और पैरा पे जोड़ेंगे, ना कि मेटा पे। ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आया समझ में? ये चीज़ को यहाँ पे इन्होंने समझाई हुई, इसको पढ़ लेना, बाकी मैंने समझा दिया आपको, ये भी मैंने समझा दिया आपको, सब कुछ मैंने समझा दिया, जो भी मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है उसको देख लेना आप, और उसके क्वेश्चन कर लोगे आपको समझ आएगा। जिसको नहीं पता है कि प्लस एम इफेक्ट प्लस एच प्लस आई क्या होता है उसको देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं वो कंपेयर करने के लिए देते हैं। बहुत सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, मान लो किसी में CH3 है, किसी में NH2 है, OH लगा हुआ है, सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। बोल देंगे कि रेट ऑफ बताओ कि सबसे जल्दी किसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो उस केस में OH वाला आंसर हो जाता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो अगर पूछ देंगे ना कि किसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज़्यादा अटैक करेगा और सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो OH वाला आंसर होता है मोस्टली, क्योंकि और मैंने जितना अभी तक क्वेश्चन किया है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं और पूछेंगे किसमें सबसे स्लो होगा, तो NO2 वाला अपना होगा, मतलब सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग होता है NO2। ऐसा ध्यान रख सकते हो। जितना मैंने क्वेश्चन किया PYQs वगैरह में सब में आंसर ऐसा ही था। बाकी आप चाहो तो इसका ट्रेंड भी जो आता है वो याद कर सकते हो कि प्लस एम कौन ज़्यादा दिखाता है, प्लस एच कौन दिखाता है, वो आपको आना चाहिए कैसे करना है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का ट्रेंड भी अगर आप चाहो तो याद करके रख सकते हो। बाकी इतना डीप वो नहीं पूछेंगे मेरे साथ। लास्ट में आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ लाइंस बोले जहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। पहला पॉइंट कि अगर 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स है तो मोस्टली वो कार्सिनोजेनिक या टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने नीचे दिया हुआ है। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली इनकम्प्लीट कंबशन कराने के बाद बनते हैं। किसका इनकम्प्लीट कंबशन? टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, इनका अगर इनकम्प्लीट कंबशन कराओगे तो ये जो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स है बेंजीन वाले वो आपके बनते हैं। और ये क्या करेंगे, देखो कार्सिनोजेनिक कोई है तो DNA डैमेज करता है, ठीक है, म्यूटेशन करवाता है, कैंसर करवाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी। इसका एक एग्जांपल याद रखना, ये क्या कर सकते हैं, मान लो स्ट्रक्चर दिया है तब तो आप कर ही दोगे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को मिला था जिसमें उन्होंने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्सिनोजेनिक, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे नाम लिखे हुए थे। तो उसमें एक नाम ये था बेंजपाइरीन, तो ये नाम याद रखो, क्या पता है आपके नीट में रिपीट हो जाए वो कुछ, ठीक है। बाकी ट्रिक अगर मुझसे पूछोगे तो सबके एंड में आपका एक में एंथ्रीन आ रहा है, एंथ्रासीन आ रहा है, एंथ्रासीन आ रहा है, एंथ्रासीन आ रहा है, ये आ रहा है, और इसमें पायरीन आ रहा है, बेंजपाइरीन। तो ये सारे आपके कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। और एज ए कंसेप्ट याद रखो कि 2 से ज़्यादा अगर बेंजीन रिंग है तो मोस्टली कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब कुछ थियरी के पॉइंट्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, उसको देख लेते हैं। पहला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम लोग एरीन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है, बहुत जो स्मेल है वो काफ़ी प्लेजेंट होता है, ठीक है। हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड्स भर के हैं। उसके बाद बेंजेनॉइड्स इसको बोलते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो, और नॉन बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो, ठीक है। अब इसमें कुछ कंपाउंड्स इसके आपके नाम डायरेक्टली याद होने चाहिए, जैसे कि टॉल्विन क्या होता है जिसमें बेंजीन रिंग पे CH3 लगाओ, मिथाइल ग्रुप लगाओ। नेप्थलीन कैसा होता है, 2 रिंग वाला बेंजीन होता है, ठीक है। और बाइफिनाइल ऐसा होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बाइफिनाइल कैसा है, नेप्थलीन कैसा है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेंगे या फिर नाम देके कुछ करवा लेंगे, मतलब कुछ भी करवा सकते हैं, आपको नाम के थ्रू स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो भी एनसीईआरटी में लिखे। अब एक इंपॉर्टेंट AR क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। देखो बेंजीन का जब भी हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो वो सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बेंजीन में बोलूँ आपको करवाने, तो अगर मान लो हेलोजेनेशन करवाना तो Cl यहाँ लग सकता है, ठीक है, या फिर
यहाँ लग सकता है, लेकिन नाम तो सब में करोगे तो नंबरिंग यहीं से करोगे, तो आपका नाम सब में सेम ही आने वाला है। तो वही कह रहा है कि हमेशा एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो सारे हाइड्रोजन एटम्स है बेंजीन के वो इक्विवेलेंट है, अलग अलग नहीं है। सारे अगर देखोगे तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आपके जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन अलग नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका एसोसिएशन, ये उसका हो गया रीजन, इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद जो आप ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ते हो वो असली में क्या है, 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स है बेंजीन के, जिसमें ऑर्थो जो है वो 1,2 या फिर 1,6 पोजीशन है, मेटा आपका 1,3 या फिर 1,5 है, और पैरा जो है 1,4 पोजीशन होता है। मतलब पैरा एक ही पोजीशन है, उसको 2 तक, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये 1,2 या फिर 1,6 ये दोनों आपका ऑर्थो है, 1,3 और 1,5 ये दोनों आपका मेटा है, और 1,4 जो है ये आपका पैरा पोजीशन है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि टॉल्यूइन तो सबको पता है, बेंजीन पे अगर CH3 लगा है तो टॉल्यूइन है। जाइलिन क्या होता है? जाइलिन अगर बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो जाइलिन बोलते हैं। अब जाइलिन क्योंकि 2 लगा है तो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑर्थो जाइलिन में ओ जाइलिन मतलब कि यहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा है। मेटा में एम जाइलिन में यहाँ पे लगा है, और पैरा में यहाँ लगा है। ये आपको पता होना चाहिए जाइलिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेंजीन जो है एक हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, तो उसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो कितना होता है? तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। इस केस में कितने रिंग्स है वो देखो और कितने पाई बॉन्ड्स है वो देखो। तो आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड 3 है, रिंग आपका 1 है, तो 4 हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन के केस में। बेंजीन जो है आपका ट्राई ओजोनाइड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट कैसे, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर आपको याद आ रहा है ओजोन लाइसिस रिएक्शन, तो वहाँ पे हम लोग ओजोनाइड बनाते थे, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है इनडायरेक्टली कि बेंजीन जो है ट्राई ओजोनाइड बनाता है, और ये इंडिकेट करता है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो अगर AR यहाँ से बनता है, बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स, एसोसिएशन रीजन हो गया बेंजीन फॉर्म्स ए ट्राइओजोनाइड। एसोसिएशन का ये रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, कैसे ओजोनाइसिस करवाना होता है बेंजीन का, कुछ सीखना है, वो हाइड्रो बैक एक्सरसाइज में जाना, एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, आप सीख जाओगे। अब यहाँ पे कैक्यूल के बारे में कुछ आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बना के दे सकते, तो जिसने पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएगा। देखो कैक्यूल एक साइंटिस्ट था जो कि बेंजीन के ऊपर काम कर रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि बेंजीन का उसने स्ट्रक्चर सब बना लिया कि उसमें 3 पाई बॉन्ड्स है वगैरह सब कुछ, इसके थ्रू उन्होंने पता कर लिया कि 3 पाई बॉन्ड है। तो अब जब उन्होंने सोचा, या अभी किया नहीं रिएक्शन, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब कैक्यूल ने सोचा कि अगर मैं Br2 ऐड करवाता हूँ बेंजीन में, तो वहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ये, एक आपका ये, एक ये। एक में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के ऊपर Br ऐड होता है, और एक पाई बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर Br ऐड होता है। लेकिन जब उसने करके देखा, ये तो उसने सोचा था, लेकिन जब करके देखा तो उसको पता चला कि सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसको फिर एक्सप्लेन उसने कैसे किया? एक्सप्लेन किया उसने कि जो अपने बेंजीन है उसमें ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब कि डबल बॉन्ड जो है फिक्स नहीं है, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसने रेजोनेंस के, उस समय उसको पता नहीं था रेजोनेंस वगैरह है, तो रेजोनेंस के तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको, इसीलिए वो ये प्रॉपर्टी तो समझा पाया कि चलो ऑसिलेटिंग है तो इसलिए एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाया कि ये बेंजीन जो है इतना स्टेबल कैसे है, और दूसरा वो क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों दिखा रहा है, उस पर एडिशन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वो समझा नहीं पा रहा था, और इसको बाद में कैसे समझाया गया, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैक्यूल स्ट्रक्चर के थ्रू क्या नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो स्टेबिलिटी है बेंजीन की, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। दूसरा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही क्यों प्रेफर करता है, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कैक्यूल के अकॉर्डिंग 2 डाइब्रोमो बेंजीन बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बन रहे थे, और उसको उसने कैसे एक्सप्लेन किया, डबल बॉन्ड के ऑसिलेटिंग नेचर से एक्सप्लेन किया। ऐसा समझ में, ये सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए। चलो वही सब चीज़ यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं नहीं समझाऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन, क्या चीज़ है, ये डायरेक्टली आपको लाइन देखने को मिल सकता है कि तो फिर बाद में जो समझाया गया कि रेजोनेंस के थ्रू जब समझाया गया कि बेंजीन इतना स्टेबल कैसे, तो क्या पता चला, ये पता चला कि जो बेंजीन में ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, यही बेंजीन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो सिंपल ये पूछ लेंगे कि बेंजीन इज वेरी स्टेबल, रीजन हो जाएगा उसका कि प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अच्छा, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, सबको पता है। बेंजीन में जितने भी आपके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है सारे के सारे सेम है। ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड वाला है वो बड़ा होगा, डबल बॉन्ड वाला छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि डबल बॉन्ड वाला है तो डबल बॉन्ड का जितना लेंथ होता है उतना इसका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड C से तो कम है, सिंगल बॉन्ड C से तो कम है, लेकिन C डबल बॉन्ड C से ज़्यादा है, क्योंकि कंप्लीट डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए इंटरमीडिएट है सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C के बीच में। तो वही यहाँ पे बताया। तो आपको याद रखना, एक क्वेश्चन मेरे को दिखा था जिसमें एग्जैक्ट पूछ लिया था कितना होगा, तो 154 से कम होगा और 133 से ज़्यादा होगा। और यही समझाता है कि जो भी तो जो बोल रहा था कि रेजोनेंस से बाद में समझाया गया, तो समझाया गया कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण बेंजीन बहुत स्टेबल है। दूसरा ये भी समझाया गया कि क्योंकि यहाँ पे एक जगह पाई बॉन्ड नहीं रह रहा है, वो डीलोकलाइज है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, सब्स्टिट्यूशन शो करता है। वही लिखा है कि एब्सेंस ऑफ प्योर डबल बॉन्ड इन बेंजीन अकाउंट्स फॉर द रिडक्टेंस ऑफ बेंजीन टू शो एडिशन रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, समझ में आया चीज़। लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं हम लोग कि एरोमेटिसिटी
कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ एरोमेटिक है या नहीं उसको पता करने का 3 रूल होता है। सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा कंप्लीट रिंग में कंजुगेशन देखने को मिलना चाहिए, और लास्ट वाला होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं और बोलते हैं कि एरोमेटिक है। नहीं, पहले आपको देखना है प्लेनर है कि नहीं, मतलब कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तो होने ही चाहिए। अगर कोई भी sp3 हो गया तो वो प्लेनर नहीं होगा, फिर तो उसमें पहले ही केस में वो कैंसिल हो गया। दूसरा, अगर प्लेनर है तो फिर देखो कंजुगेशन है कि नहीं। कंजुगेशन कैसे कैसे हो सकता है, पाई सिग्मा पाई हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कैसे भी हो जाए लेकिन कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में देखना होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि n की वैल्यूज में क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2। तो अगर 0 पुट करोगे तो आपका या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 6 पाई होना चाहिए, 2 पुट करोगे तो इसमें जाएगा 10 पाई होना चाहिए, मतलब कि 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सिंपल याद रखो, क्योंकि अगर 4n पाई है तो वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 2 पाई 6 पाई 10 पाई होगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसको करके देखते हैं। जैसे बेंजीन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर कैसे है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद देखोगे कंजुगेशन है या नहीं, तो पाई सिग्मा पाई पूरे रिंग में कंजुगेशन है। उसके बाद देखोगे आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो उसमें देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये अपना फॉलो कर, ठीक है। इसको देखोगे इसमें पूरे रिंग में पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो पूरे रिंग में कंजुगेशन है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वैसे इसको देख लोगे, इस हिसाब से ये एरोमेटिक हुए। क्वेश्चन में कैसे घुमा सकते हैं, मान लो आपने अभी तो देख लिया, लेकिन आपको साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन कैसे होते पता नहीं आपको, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन। अगर मान लो सीधे नाम लिख दिया, आपको पता होना चाहिए कि इस नाम का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सिमिलरली साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। नेथलीन भी आपका एरोमेटिक है, सेम वही चीज़ अप्लाई करना। एंथ्रासीन भी पता है 3 रिंग वाला होता है, और फेनेंथ्रीन जो है वो भी आपका एरोमेटिक होता है। इसमें भी आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन से उसको काउंट कर सकते हो, 4 के मल्टीपल में नहीं है, और पूरे रिंग में आपका कंजुगेशन है। आया समझ में। तो इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो गया। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन खत्म होता है। होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, ठीक है। इसको शेयर करो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और वीडियोस बनाते रहूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग हेलो एल्केन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय।